केंद्र की मोदी सरकार के बजट के बाद अब राजस्थान का बजट आने वाला है। मोदी का जो बजट था वह इस कार्यकाल का अंतरिम बजट था, इसलिए जो लोगों की उम्मीदें थी हालांकि वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो बजट था उसमें ये माना जा रहा था कि जो इनकम टैक्स स्लैब होगा उसमें कहीं कहीं परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो है राजस्थान की सरकार का बजट आने वाला है। पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब मुख्यमंत्री भजन लाल, और इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री अपना बजट पेश नहीं करके वित्त मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, वह बजट पेश करेगी। पिछले 20 सालों में लगातार देखा गया है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही बजट पेश करता है, लेकिन इस बार जो है उप मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाली है। इस बजट को लेकर जो राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, इसको लेकर युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है। अब इनसे बात करते हैं, हमारे साथ युवा पीढ़ी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और खासकर इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं जो आने वाला बजट है। जी सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो राजस्थान सरकार बजट लेकर आने वाली है, पहली बार उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी वो बजट पेश करेगी उप मुख्यमंत्री होते हुए। क्या सोचते हैं कि जो बजट आएगा वो कैसा होगा और इससे देश का भविष्य, जो राजस्थान का विकास की बात करें तो राजस्थान का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? यस सर, मेरा यह मानना है कि जो बजट पास होगा ना, पिछड़े जो वर्ग है ना, पिछड़े वर्ग की अनुसूचित जातियाँ हैं जिसमें जो बच्चे अपना फीस नहीं दे सकते, तो गाँव में कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, फ्री कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उन तक शिक्षा पहुँचे और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। आपने भी एक बात कही शिक्षा की। शिक्षा को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से कई योजनाएं भी चल रही है, खासकर जो मूलभूत सुविधाएं होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, वह सड़क, पानी, बिजली के अलावा चिकित्सा और शिक्षा होती है। अभी आपने बात कही शिक्षा की, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि चिकित्सा में जो योजनाएं चल रही सरकार की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और इन योजनाओं में और क्या परिवर्तन होना चाहिए? सर, मेरा मानना तो ये है कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं अलग अलग स्टेट में वगैरह, हर जगह इनके जो एग्ज़ाम सेंटर आते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट को क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे राजस्थान में से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इससे एग्ज़ाम स्टूडेंट जो भी होते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पर टाइमिंग से नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे वो एग्ज़ाम से वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ योजनाएँ बनानी चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम जो स्टूडेंट है उनको एक दिन पहले वहाँ पर रहने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के एक दिन पहले से वहाँ आ जाए और अब ठहरने की व्यवस्था वगैरह हो तो वो वहाँ पे आराम से ठहर सकते हैं। उसके बाद वो सही टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल, आपने भी एक बात कही कि जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। ये परिवर्तन इसलिए किया गया सरकार की ओर से कि जो यूँ कहे कि जो चाहे टिप्पणी के मामले हो, नकल के मामले हो या फिर अन्य मामले, इस मामलों को लेकर सरकार ने जो है जिले चेंज किए। कुछ साल पहले तक अपने ही जिले में एग्ज़ाम होते थे, लेकिन जो परिवर्तन किया गया वो केवल और केवल नकल को देखते हुए किया गया, क्योंकि नकल गिरोह लगातार सक्रिय रहा है। आपने जो बात कही, क्या आप मानते हैं कि उससे फ़ायदा होगा बच्चों को? अगर बच्चे टाइम से पहुँचेंगे तो क्या एक दिन की पढ़ाई, जैसे कि कहीं ना कहीं 24 घंटे पहले अगर बच्चा पहुंचता है, तो क्या मानना है कि 24 घंटे की जो पढ़ाई होती है बच्चों के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी? यस सर, 24 घंटे की पढ़ाई इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ अगर वो स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसने 2 मिनट भी लेट कर दिया है तो वो उस एग्ज़ाम से वंचित रह जाएगा, तो वैसे उसका लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा 24 घंटे से पहले उसके लिए उचित अगर व्यवस्था होगी ठहरने की, खाने पीने की, तो वो एक दिन पहले वहाँ पर आके रहेगा, वहाँ पर भी स्टडी कर सकता है। टाइमिंग आने में वही लग रहा है, एग्ज़ाम के दिन आएगा तो भी टाइम वही लग रहा है और एक दिन पहले आएगा तो भी टाइम वही लग रहा है। और वहाँ पर अगर फैसिलिटी सब देगी गवर्नमेंट कि एक रूम फैसिलिटी लड़कियों के लिए, तो वो लड़कियां आराम से वहाँ स्टडी कर सकती है, उनको वहाँ पे भोजन की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, तो वो वहाँ स्टडी वहाँ पर भी कर सकती है और टाइमिंग पे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच सकती है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने एक बात कही कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नियम बदलने चाहिए, क्योंकि नियम बदलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा होगा और जो बच्चे परीक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें बजट को लेकर, क्योंकि बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं लेक सिटी की, तो लेक सिटी को लेकर बात करें तो क्या बदलाव होना चाहिए और क्या नई चीज़ें या इनोवेशन होना चाहिए? सरकार से यही रिक्वेस्ट है सर कि उसमें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सारी व्यवस्था होती रहेगी। इससे क्या है कि रोजगार, एक अमूमन स्वरोजगार के लिए शिक्षा को स्तर बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए। आपने भी एक बात कही कि शिक्षा पर जोर देना चाहिए। सरकार की योजनाएं चल रही है, स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं चल रही है
हॉस्पिटलों में जो पिछले समय से बदलाव आया है, जो चिरंजीवी योजना थी उसकी फिर आयुष्मान योजना में परिवर्तित किया गया, तो इन योजनाओं में और क्या बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से? जी सर, बेरोजगारी बढ़ रही है ना, कहाँ शिक्षित बेरोजगार बहुत सारे लोग अभी बीएड करके क्या नाम है LLB करके या फिर और भी कौन सारी मतलब अधिक से अधिक पढ़ाई करके भी आज अशिक्षित मतलब शिक्षित बेरोजगार है। यही मेरा मानना है कि अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध किया जाए और उसके प्रति मतलब उनको शिक्षा के स्तर मतलब उसी तरह से मतलब उनको डिवाइड करना चाहिए, जैसे शिक्षा को मतलब ITI वगैरह जैसे है ना, स्वरोजगार के लिए पढ़ाई पर विशेष जोर देना चाहिए। बिल्कुल, आपने इन्होंने भी एक बात कही कि स्वरोजगार, अगर स्वरोजगार होगा, व्यक्ति खुद कुशल होगा और कहीं ना कहीं इस तरह के जो कोर्स होंगे कि जो पढ़ने के बाद उन्हें सीधा रोजगार की तरफ ले जाए तो कहीं कहीं फ़ायदा होगा। हमारे साथ कुछ अन्य बच्चे भी मौजूद हैं जो युवा पीढ़ी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या विज़न है बजट को लेकर, क्या मानना आपका? बजट तो ठीक है, शिक्षा के साथ साथ ये होता है कि मतलब स्वरोजगार के लिए काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार की स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, इसके लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे थ्योरी की तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती है कहीं से भी, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ करना चाहिए। बजट में कई तरह के प्रावधान होते हैं, आप महिला हैं, महिला को लेकर आप क्या सोचते हैं कि किस तरह के प्रावधान होने चाहिए बजट में? महिला सुरक्षा को लेकर, महिला के विकास को लेकर या फिर महिलाओं के उन्नति को लेकर, इन सब की बातों पर चर्चा करें तो किस तरह का फोकस होना चाहिए सरकार का? महिला के ऊपर वैसे तो बहुत सारे प्रोटेक्शन वगैरह आज की तारीख में महिला को दिए जाते हैं स्टडी में, या फिर उसके अलावा सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत सारे किए जाते हैं कि ताकि वो, वैसे एक महिला के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली, तीनों तरीके से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी आजकल जो जैसे कि स्टडी के बारे में हम लोग देखेंगे तो उसके ऊपर कंपटीशन की जो दुनिया है, तो उसके ऊपर जब एक आम नागरिक जो होता है तो उसको यही कहा जाता है कि सबसे पहले तुम या तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करो या फिर प्राइवेट करो। और जहाँ तक गवर्नमेंट एग्जाम की बात है तो उसके अंदर इतना सारा कंपटीशन है, तो मैं यह कहना चाहती हूँ स्पेशली कि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को इक्वल करो, दोनों एग्जाम्स को एकदम इक्वल प्रायोरिटी, मतलब कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट, क्योंकि कितने सारे, अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो 60 के बाद भी इतने सारे अलाउंसेस, इतनी सारी चीज़ें मुझे दी जाएगी, लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर हूँ तो क्या मुझे नहीं दी जाएगी? ऐसा क्यों? दोनों को इक्वलिटी से देखना जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं स्पेशली आपसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप दोनों को इक्वल करो, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को सेपरेट मत करो कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ही आपको इतने सारे अलाउंसेस या सब चीज़ें मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ स्पेशली आपसे। बिल्कुल, आपने महिलाओं की जॉब के बारे में बात की, मैं बात कर रहा हूँ महिला की सुरक्षा को लेकर। किस तरह की सुरक्षा के प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव होना चाहिए या फिर किस तरह की सरकार की योजना होनी चाहिए ताकि जो अत्याचार हो रहा है, जो आप भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि आप रेगुलर आप सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं कि उससे टच में हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चलता है कि भाई किस तरह का जो एनवायरनमेंट जो है वो महिलाओं के प्रति देखने को मिल रहा है। तो सुरक्षा को लेकर बात करें तो इसके प्रति या इसको लेकर क्या कानून बनने चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक लड़की के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट इतने सारे चीज़ें निकाल दी कि भाई वो जब इस तरीके से हो जाए, जब बेटी होगी तो हम इतने सारे पैसे देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन कोई इन सब का अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले एक लड़की के लिए इम्पोर्टेंट होती है शिक्षा, और दूसरी बात है कि उस शिक्षा के साथ में ही जो सेल्फ प्रोटेक्शन, मतलब कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना कि एक लड़की के लिए बहुत उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शिक्षा के बल हमने इतने सारे केसेस देखे थे रेप वगैरह के, जिसके अंदर वो डॉक्टर होने के बावजूद भी वो उस चीज़ों की शिकार हुई। क्यों? क्योंकि उनको खुद की प्रोटेक्शन करना नहीं आता था। तो मेरी गवर्नमेंट से स्पेशली यह भी रिक्वेस्ट है कि वो प्रोटेक्शन जिसमें लड़की को खुद का प्रोटेक्शन करना सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो खुद को सिक्योर कर सके। शिक्षा दिमाग का मतलब कि विकास करती है, लेकिन प्रोटेक्शन आना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो खुद की आत्मरक्षा कर सके। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो मतलब कि, और स्पेशली हर आम आदमी के लिए इतना संभव नहीं है कि वो स्टडी के साथ में भी अलग से पे करे और अलग से सिखा सके। तो गवर्नमेंट बिना चार्ज के भी अगर महिलाओं को सिखाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा और उनके लिए एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग होगी। तो अगर आप मुझे सुन रहे तो प्लीज़ आप ये एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल, आपने अभी एक बात कही कि जो प्रोटेक्शन है उसके लिए सेल्फ खुद को उतना मजबूत करना होगा ताकि वह खुद अपनी सुरक्षा कर सके। हालांकि इसके लिए सरकार की योजनाएं बहुत ज़रूरी है। अब एक बार आपसे और जानना चाहेंगे कि एजुकेशन, जिस तरह के बदलाव देखे गए हैं,
लगातार शिक्षा में बदलाव देखे जा रहे हैं। पहले जो रोज मतलब यूँ कहें कि शिक्षा एक तरह की थी कि भाई स्कूल और कॉलेज, लेकिन अब जो है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर के यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन के सिस्टम में काफ़ी सारा डेवलपमेंट्स किया है, काफ़ी सारे कॉलेजेस अभी न्यू लॉन्च करी कि काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च करी। बट मेरा यही मानना है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए या किसी भी ऐसा कह सकते हैं कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सके, ताकि जो लोग बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ लाइब्रेरीज में अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करके के वहाँ पढ़ सके। और सेकेंडली मैं यही चाहूँगा कि एजुकेशनल लोन के लिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लेके आए ताकि लोग अवेयर हो जाए उस चीज़ को लेकर कि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए फ़ीस, वो उस चीज़ लोन के ज़रिए अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। बस इतनी ही। बिल्कुल। अब बात करें स्थानीय मुद्दों पे, लेक सिटी की बात करें, हम लेक सिटी में रहते हैं, लेक सिटी की बात करें तो आपको लेक सिटी को लेकर किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद करते हैं कि बजट में किन किन नए प्रावधान किए जाएंगे ताकि लेक सिटी में बदलाव हो सके? क्या मानना आपका? सर हर एक मुद्दा मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है इंसान के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए। जितना मतलब कि सड़कें हैं, हर एक मुद्दा मतलब जिसको ले लो यूँ, शिक्षा का ही नहीं है टॉपिक, लेकिन हर सरकार चाहे कोई भी आए, जैसे कि कांग्रेस हो या बीजेपी की हो सरकार, कुछ भी कोई भी आए, बजट में मतलब जो चीज़ें पहले से चल रही हो और जो अपने लिए मतलब बेनिफिट वाली है एक आम जनता के लिए, तो वो चीज़ें बदलाव नहीं होनी चाहिए और वो बदलाव मतलब चलनी चाहिए। जो भी योजनाएं पहले से लागू है वो योजनाएं सरकार को चालू रखनी चाहिए। ठीक है सर। बिल्कुल। इनका मानना है कि जिस तरह की जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन योजनाओं को फिर से नियमित किया जाए ताकि जो लोगों को लाभ मिल रहा है वो लाभ मिलता रहे। हमारे साथ कुछ और युवा है, इनसे भी बात करते हैं कि आपका क्या विज़न है, किस तरह का बजट होना चाहिए? मैं ग्रामीण पे बोलना चाहूँगा। वहाँ पे जो सड़कें हैं, कई ग्रामीण योजनाएं जो भी है वहाँ पे सड़कें अभी भी बहुत सारे गांवों में देखा होगा आप, कच्ची है। योजना बहुत सारे निकले लेकिन उसमें जो बीच में जो लोग होते हैं वो इस योजना का जो बजट पास करते हैं लेकिन बीच में इधर उधर कर लेते हैं वो। तो इन योजनाओं को पूरा ध्यान देना चाहिए। कच्ची सड़कें हो गई, हर प्रकार के जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी भी बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, तो उनमें ऐसा बजट पास करना चाहिए कि उनमें पानी की व्यवस्था की जाए सही से और सड़कें सही निर्माण किया जाए। बिल्कुल। आपने अभी एक बात कही कि ऐसी कई योजना है जहाँ पर जिनके माध्यम से सड़कें बननी चाहिए थी, व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। ये बात सही है। आदिवासी आज भी अपना जो क्षेत्र है कोटड़ा या उसके आसपास, पनारवा ले ले, कोटड़ा ले ले, फला से ले ले, ऐसे दूर दराज कई गाँव में जहाँ पर योजनाएं नहीं पहुँची है। अब वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो मंत्री बने हैं, आपको अगर ध्यान हो तो, जो बाबूलाल खराड़ी जो है झाड़ोल से जीते हैं और अब वो खुद मंत्री बने और कैबिनेट मंत्री है। आप क्या मानते हैं कि वहाँ विकास होगा? क्या मानना आपका? वो बने तो इस बार विकास होने की उम्मीद है अगर वो हाँ। बिल्कुल। एक बात जो हमारे अन्य साथी उनसे भी बात करते हैं, इनका ये मानना है कि ये उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिस क्षेत्र से अभी जो बाबूलाल खराड़ी जो विधायक थे और बाद में कैबिनेट मंत्री बने हैं। क्या मानते हैं आप कि अब जो मंत्री बने हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इन 70 सालों में कि झाड़ोल से विधायक बनने के बाद मंत्री बने और वो भी कैबिनेट, क्या मानते हैं कितना विकास होगा? वो कैबिनेट मंत्री बने, अब विकास होगा यूँ उनका मानना है। अब हमसे भी बात हुई थी उनके, तो कह रहे थे कि विकास होगा। यूँ हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ पे विकास बहुत कम होता है। हमारे स्कूलों में भी टीचर्स बहुत कम होते हैं और वहाँ पे आते भी नहीं कुल मिला के। अब बाबूलाल जी आए हैं तो विकास होगा, यूँ उम्मीद है उनसे। बिल्कुल। आपने एक बात बताई कि यह उम्मीद की है कि उनसे विकास होगा। उन्होंने एक बात और कही है कि जो आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वह उच्च पदों पर जाए, ऐसी मेहनत करें ताकि वह जो बड़े पद है जैसे IAS, RAS, देन IPS, इन पदों पर जाने के लिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या मानते हैं कि अब बच्चे मेहनत करेंगे ताकि वहाँ तक पहुँच पाए? हाँ, बच्चे मेहनत करेंगे। अगर वहाँ पे सुविधा पूरी मिल पाती नहीं, टीचर्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। बिल्कुल। इनका भी मानना है कहीं ना कहीं जो है अभी भी वहाँ पर जो है शिक्षा की कमी है या फिर टीचर्स नहीं पहुँच पाते, इसकी वजह से अभी तक भी वहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अब जो है जिस तरह का बदलाव हुआ है और कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री बने हैं पहली बार झाड़ोल से, उसके बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि विकास होगा। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि शिक्षा की बात हुई, चिकित्सा की बात हुई, महिला सुरक्षा की बात हुई, देन मूलभूत सुविधाओं में सड़क, पानी, बिजली कहीं की कमी है। इनके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे खनन की बात करें, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो किस तरह का बजट होना चाहिए ताकि उनमें अगर वो काम भी होता है तो आगे विकास की राजस्थान तेज पकड़ेगा? क्या मानना आपका?
एजुकेशन इन सब के अलावा अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे वुमेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या वुमेन हेल्थ के ऊपर हो गया, तो वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या पब्लिक हॉस्पिटल, दोनों में रिलैक्सेशन होना चाहिए वुमेन्स को। वुमेन्स की बात नहीं की जाए तो सबको होना चाहिए, जैसे ओल्डर एज को हो गया या न्यूबॉर्न बेबीज़ को हो गया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छी केयर दे सकते हैं वो मनी के थ्रू होती है, और अगर बिल्स ऐसा आएगा कि कोई रिजर्वेशंस बनाए तो उसमें वुमेन्स को भी हेल्प होगी और एल्डर एज पीपल्स को भी हेल्प होगी, तो वो बिल को अमेंड करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से इन युवाओं ने अपनी बात रखी, इन्होंने साफ किया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इसके अलावा भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से उदयपुर के ऐसे कई अंचल या ऐसे कई गाँव हैं जहाँ अभी तक सुरक्षा यूँ कहे कि मूलभूत सुविधा नहीं पहुँची है, सड़क तक नहीं बनी है, पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि इन्होंने बहुत उम्मीद जताई है कि जो नई सरकार आई है, यह सरकार इन अपने नए बजट में कहीं न कहीं कोशिश करेगी कि जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ तक पहुँच पाए। अब ये उम्मीद कितनी खरी उतरती है ये तो बजट के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह युवाओं ने अपनी बात रखी है उससे माना जा सकता है कि अब जो है वह युवा कहीं न कहीं जागृत हुआ है और उनका मानना है कि सरकार को इन सभी क्षेत्रों में काम करना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके।